नमस्कार दोस्तों, चलिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इससे पहली क्लास में हमने सूत्र वगैरह किए थे दर्पण से संबंधित, और उससे संबंधित सवाल भी किए थे, आवर्धन भी किया था। अब देखिए, इससे संबंधित अगर आपकी कोई भी क्यूरी होती है, आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए सवाल को, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। अब देखिए, इससे के बाद इस जो चैप्टर है इसमें क्या आता है, दर्पण के यूज आते हैं कि अवतल दर्पण का यूज कहाँ पर किया जाता है और उत्तल दर्पण का यूज कहाँ पर किया जाता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले मैं अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ लेता हूँ, बता देता हूँ कि अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ पर किए जाते हैं। सबसे पहली बात, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सौर भट्टियों में। सौर भट्टी वगैरह होती हैं, उनमें हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग? क्योंकि अवतल दर्पण की खासियत क्या होती है कि ये किरणों को एक जगह पर मिला देता है, किरणों को एक जगह पर मिला देता है। अब जब किरणों को एक जगह मिला देगा तो वहां पर क्या होगा, सूर्य की किरणों को एक जगह मिला देगा तो वहां का तापमान कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उससे आप कोई भी काम, कोई भी पकवान वगैरह पका सकते हैं। सौर भट्टी में दूसरा, दंत चिकित्सक जो डेंटिस्ट वगैरह होते हैं वो भी प्रतिबिंब बड़ा देखने के लिए इस अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दंत चिकित्सक हो गया। नंबर 3, शेविंग दर्पणों में, और नंबर 4, वाहनों की हेडलाइटों में। ठीक है दोस्तों, ये 4 यूज हैं आपके अवतल दर्पण के। अवतल दर्पण के 4 स्थानों पर उपयोग किया जाता है। एक तो सौर भट्टियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, दंत चिकित्सा में, शेविंग दर्पणों में, और वाहनों की हेडलाइटों में हम किस दर्पण का उपयोग करेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। अब इसके बाद आता है उत्तल दर्पण, कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करेंगे सर। देखिए, उत्तल दर्पण के भी 2 उपयोग दे रखे हैं आपकी बुक में। पहला उपयोग तो दे रखा है कि वाहनों के पश्च दृश्य देखने के लिए, वाहनों का जो पीछे का दृश्य होता है उसको देखने के लिए पार्श्व दर्पण के रूप में, पार्श्व दृश्य देखने के लिए, दृश्य देखने, पार्श्व दृश्य या पश्च दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा, जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, गलियों की जो लाइट होती है, देखो उत्तल दर्पण का मतलब क्या होता है कि ये किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। जस्ट अपोजिट अवतल दर्पण के, जो अवतल दर्पण होता है ये किरणों को मिला देता है, तो उत्तल दर्पण क्या कर देता है, किरणों को फैला देता है। और किरणों को फैला देता है तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो स्ट्रीट लाइटों में किया जाता है, स्ट्रीट लैंपों में, प्रकाश को फैलाने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा हो गया आपका, उत्तल दर्पण भी हो गया और अवतल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण के हो गए आपके 4 उपयोग, और उत्तल दर्पण के हो गए 2 उपयोग, और अवतल दर्पण के हो गए 4 उपयोग। तो आशा करता हूं कि आपको ये उपयोग याद हो गए होंगे। याद नहीं हुए हों तो आप इनको याद कर लेना, क्योंकि इनमें से 1 या 2 उपयोग आपको वार्षिक परीक्षा में पूछ सकता है। चलिए, तो यहां हम अपने एक टॉपिक को खत्म कर चुके हैं जिसका नाम क्या था, परावर्तन। परावर्तन में हमने क्या क्या पढ़ा था, परावर्तन की परिभाषा पढ़ी थी, परावर्तन के नियम पढ़े थे, परावर्तन किस में पाया जाता है, दर्पण में। दर्पण के बाद हमने समतल दर्पण पढ़ा था, गोली दर्पण पढ़ा था, गोली दर्पण के दोनों प्रकार पढ़े थे, उत्तल और अवतल। उत्तल दर्पण की स्थितियां पढ़ी थी, अवतल दर्पण की स्थितियां पढ़ी थी, और फिर दर्पण से संबंधित हमने सवाल भी किए थे, दर्पण सूत्र पढ़ा था हमने, और दर्पण सूत्र के बाद हमने आवर्धन भी पढ़ा था। तो यहाँ पर ये एक टॉपिक आपका परावर्तन वाला खत्म होता है। इसके बाद जो टॉपिक आता है उसका नाम क्या है, अपवर्तन। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने परावर्तन वाला चैप्टर, परावर्तन वाला टॉपिक अच्छी तरीके से समझ लिया है तो आपको इस अपवर्तन वाले टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, परावर्तन की घटना तो हमने दर्पण में पढ़ी थी, तो अपवर्तनी घटना किस में होगी, तो अपवर्तनी घटना होगी वो होगी आपकी लेंस में। जैसे हमने दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ी थी, मुख्य परिभाषाएं पढ़ी थी, शब्दावली पढ़ी थी, वैसे ही हम लेंस में या अपवर्तन से संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे, या लेंस से संबंधित परिभाषा पढ़ेंगे। लेंस क्या होता है,
कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीज हम परावर्तन अपवर्तन वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपवर्तन। देखिए अपवर्तन क्या होता है, जैसे हमने परावर्तन पढ़ा था वैसे अपवर्तन पढ़ेंगे। जैसे कि देखो ये क्या एक माध्यम मतलब एक रेखा है जो दो माध्यमों को अलग करती है। मान के चलो ये जो माध्यम है इसका नाम है विरल माध्यम। विरल माध्यम हम इधर मान के चलो हम हवा ले लेते हैं, ये हवा है, और ये इधर की तरफ है, ये है सघन माध्यम। सघन माध्यम का मतलब हम इसमें जल ले लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा विरल, बच्चे पूछ रहे हैं सघन सर सरल और विरल का मतलब क्या होता है। तो सरल और विरल का मतलब क्या होता है कि जिसमें कण दूर दूर नहीं हो, अर्थात जिसमें कण पास पास हो उसको बोलेंगे हम सघन माध्यम, और जिसके कण पास पास नहीं हो मतलब दूर दूर हो उसको बोलेंगे हम विरल माध्यम। गांव में इसका इस्तेमाल किया जाता है जैसे बेरल, बेगरा और घना। तो घना होता है उसको बोलते हैं सघन, और जो बेगरा होता है उसको बोलते हैं विरल। अब देखो जैसे ये कोई रेखा है, ये दोनों माध्यमों को क्या कर रही है, अलग कर रही है, पृथक कर रही है, इसलिए इस रेखा को हम अभी नाम देंगे थोड़ी देर बाद कि इस रेखा का नाम क्या है। मान के चलो ये कोई प्रकाश का स्रोत है, मान के चलो सूर्य है। अब ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, जैसे हमने दर्पण में भी उसमें भी पढ़ा था, किस में पढ़ा था, दर्पण में परावर्तन में पढ़ा था। तो ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, आ रही तो ये चिन्ह लगा दिया। अच्छा आ रही होती है किरण, उसको क्या बोलते हैं हम, उस किरण को बोलते हैं सर आपतित किरण। क्या बोलते हैं उसको, आपतित किरण बोलते हैं। अब देखो दर्पण था तो उसमें तो ये नीचे की सतह कैसी थी, परावर्तित मतलब एक तरह से पॉलिश की हुई थी। क्या इसमें ये सतह पॉलिश की हुई है, नहीं पॉलिश की हुई है। तो क्या होगा कि ये प्रकाश की किरण इससे टकरा करके वापस नहीं लौटेगी बल्कि इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी। अब अंदर प्रवेश कर जाएगी तो ये अपने पथ से भटकेगी कि नहीं भटकेगी, अपने मार्ग से विचलित होगी कि नहीं होगी। जैसे यहाँ पर ये विरल माध्यम है, ये कैसा है, सघन माध्यम है। तो जैसे ये इसमें प्रवेश करती है तो ये अपने पथ से क्या हो जाती है, थोड़ी सी, देखो इसको जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है ना, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने पथ से इस प्रकार विचलित हो जाती है। ये जो किरण है इसको बोलते हैं हम अपवर्तित किरण। अच्छा जहां पर आपतित और अपवर्तित किरण मिलती हैं वहां पर एक सीधी लंबवत रेखा होती है, उसका नाम क्या होता है, अविलंब होता है। ये क्या है, इसका नाम क्या है दोस्तों, अविलंब है। जैसे आप ऐसे समझ सकते, देखो ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, हमारी किरण आपतित किरण आ रही है और जैसे इसमें प्रवेश की तो ये अविलंब की ओर मुड़ रही है या अविलंब से दूर जा रही है, तो सर अविलंब की ओर आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रवेश कर रही है। आप जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि आप अच्छे बाइकर हैं, अच्छी मोटरसाइकिल चलाते हैं। अब आप एक बार कल्पना करके देखिए उस सीन का कि जब आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं और एक तरह से आप हाईवे पर सफर कर रहे हैं, किस पर सफर कर रहे हैं, हाईवे पर सफर कर रहे हैं, तो आपकी मोटरसाइकिल की स्पीड कैसी होगी, तेज होगी या बहुत स्लो होगी। आपकी मोटरसाइकिल की स्पीड स्वाभाविक रूप से तेज होगी, क्योंकि आप हाईवे पर तो हाईवे का आनंद लेंगे, तो वहां पर आपकी स्पीड कैसी होगी, तेज होगी। अब जैसे ही आप एक प्रकार से बाजार में प्रवेश कर जाते हैं, मार्केट में प्रवेश कर जाते हैं, तो बताओ आपकी जो बाइक की स्पीड है वो कैसी होगी, कम होगी या तेज होगी। स्वाभाविक रूप से आपकी बाइक की स्पीड क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये है कि हाईवे पर व्यक्तियों की संख्या व्यक्ति नहीं थे, इसलिए आपने मोटरसाइकिल बहुत तेजी से चला दिया था, बहुत तेज गति से चला रहे थे। लेकिन जैसे ही मार्केट आया तो उसमें जो व्यक्ति थे वो बहुत ज़्यादा संख्या में आ गए, और व्यक्ति कैसे आ गए थे, नज़दीक आ गए थे, कहीं आपको डर था कि कहीं क्या नहीं हो जाए, एक्सीडेंट नहीं हो जाए। तो वही स्थिति इसमें होती है कि जो सघन माध्यम होता है, तो सघन माध्यम में जो कण होते हैं, मतलब एक प्रकार से ये
हो गया आपका मार्केट हो गया, और सघन माध्यम का मतलब कड़, कड़ मतलब एक तरह से पीपल हो गए, लोग हो गए। तो इसमें कड़ क्या होंगे, पास पास होंगे। सघन माध्यम में कड़ कैसे होंगे, पास पास, और विरल माध्यम होगा तो उसमें कड़ कैसे होंगे, दूर दूर होंगे। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, अपवर्तन कहेंगे। अब इस वाली रेखा से अपने पथ से विचलित हो रही है, इसलिए इस रेखा का नाम क्या हो गया, पृथककारी रेखा। कौन सी रेखा हो गया इसका नाम, पृथककारी रेखा। पृथककारी रेखा का मतलब क्या है कि ये इनको अलग अलग कर रही है। अब हम अपवर्तन की परिभाषा क्या होगी सर, कि जब कोई प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करी, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथककारी रेखा से अपने पथ से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। पृथककारी रेखा होगी, उसके द्वारा अपने पथ से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। इस घटना को क्या बोलेंगे हम, प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। और प्रकाश का अपवर्तन होता है वो दो माध्यमों में संपन्न होता है, या तो एक विरल होगा तो दूसरा कैसा होगा, सघन होगा। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखना, यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, इस वाले चित्र में देख रहे हैं आप कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो प्रकाश की किरण होगी वो अविलंब की ओर झुक जाएगी। किसकी ओर झुक जाएगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी। और यदि विरल माध्यम, यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो वो प्रकाश की किरण है वो अविलंब से दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अविलंब से दूर हो जाएगी। तो ये समझ में आ गया अच्छी तरीके से। तो ये क्या है, आपकी अपवर्तन की घटना है, अपवर्तन की परिभाषा है, अपवर्तन का चित्र है। ठीक है दोस्तों, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि अपवर्तन क्या होता है, कि जब ये प्रकाश की किरण है, ये क्या है, किसकी किरण है, प्रकाश की किरण। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह पृथककारी रेखा से अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। जाना चाहिए इसको ऐसे, लेकिन जाती है ये ऐसे। अगर कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है, और यदि विरल सघन से विरल में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हम इसमें आपके सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है, कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन। उसको और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। देखिए इधर, अच्छा उससे पहले हम अपवर्तन के नियम भी पढ़ लेते हैं कि अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अपवर्तन के कितने नियम होंगे, दो नियम होंगे। देखिए अपवर्तन के दो नियम होंगे। पहला नियम क्या होगा, आपतितकरण कॉमा अविलंब व अपवर्तितकरण, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या, जिसको बोलते हैं साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात नियत होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। जिसे किसका नियम कहेंगे हम, स्नेल का नियम कहते हैं। अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर बराबर स्नेल। नियतांक है ये, और इसी को बोलते हैं हम स्नेल का नियम। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या किसका नियम हो गया, स्नेल का नियम हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे पढ़ते रहिए अच्छी तरीके से, अपने हौसलों को बनाए रखिए, और जब तक आपके हौसले आपके जिंदाबाद हैं
आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी मंजिल से। एक बात कही है किसी व्यक्ति ने क्या, लेखकों ने, कवि वगैरह ने बात कहती रहते हैं, और हम उनकी बातों को थोड़ा सा फॉलो करते रहते हैं और आप उनकी बातों को आप तक पहुंचाने का भी प्रयास करते हैं। क्या कहा है, एक व्यक्ति ने कहा है कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के हौसले तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरे में अपनी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आज इसी के साथ अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।